नमस्कार, श्यामा यस में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की और वो है महिला रिजर्वेशन। यानी महिलाओं के लिए आरक्षण जो है बात हो रही है संसद में और राज्य विधानसभाओं में। भारत एक ऐसा देश जहां पर सदियों से महिलाओं के साथ भेदभाव क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण चला आ रहा है। ऐसे में भारत एक प्रमुख राष्ट्र बना जब आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद हमारा संविधान जब लागू हुआ तो भारत ने बहुत सारे ऐतिहासिक कदम संविधान लागू होने के साथ ही उठाए, जैसे कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार। क्योंकि दुनिया में अगर हम लोग जिस देश को सबसे पहला लोकतांत्रिक शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका को जानते हैं, वह अमेरिका भी लगभग 150 वर्ष लगा दिए महिलाओं को जो है मत देने के अधिकार में। भारत इस मामले में जो है आज़ादी के बाद ही शुरुआत करता है। नहीं, पहला जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक चुनाव हमारे देश में होता है, उस चुनाव में महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार मिल जाता है। यानी देश के लगभग 50% आबादी को मत देने का पावर मिल जाता है। ऐसे में हम लोग लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और सशक्तिकरण का अभिप्राय होता है कि जो शासन प्रशासन के साथ साथ जहाँ पर नीति बन रही है, जहाँ पर नियम बन रहे हैं, जहाँ पर कानून बन रहे हैं, जहाँ पर सरकार के निर्णय लिए जा रहे हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है कि नहीं। क्योंकि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी तभी महिला हितों की रक्षा की जा सके। हालांकि हमारे देश में अभी भी महिला प्रतिनिधित्व तो है। वर्तमान में ये बात अलग है कि जिस रिजर्वेशन बिल में 33% की बात की गई, उस 33% के मुकाबले में वहाँ पर संख्या महिलाओं की कम नजर आती है। फिर भी जिस हिसाब से संख्या है, उस संख्या में अगर सरकार का मंशा है रिजर्वेशन लाने का, तो अपने कैबिनेट में 33% रिजर्वेशन ला सकती है। इतनी संख्या तो महिलाओं की जरूर है हमारे देश की संसद में। हालांकि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा नजर आया अभी हाल ही में, क्योंकि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया इसके लिए स्पेशली, जबकि महिला जो आरक्षण बिल है, आप जानते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 2023 में पारित हो चुका है और जो अधिनियम पूर्ण रूप से पारित हो चुका है, संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों के तहत पारित हो चुका है और उसे जो है अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया, उसके पीछे दो महत्वपूर्ण तर्क थे। एक तो नया परिसीमन करना होगा और उसके साथ ही साथ जो है उसमें ये प्रावधान करना किया गया था कि ये जो परिसीमन है वो नई जनगणना के बाद किया जाएगा। यही कारण था कि वो जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बिल को जो है लागू नहीं किया जा सका। अगला चुनाव चूंकि लोकसभा का हमारे देश में 2029 में होने वाला है और ऐसे में हमारे देश में एक जो है 2026 की जनगणना भी चल रही है और चलती हुई जनगणना के दौरान ऐसा क्या कारण है कि सरकार को 2011 की जनगणना का आधार बना करके नया परिसीमन बिल लाना पड़ा और उस परिसीमन बिल के सहारे जो है महिला आरक्षण बिल को टारगेट किया गया। इन तमाम प्रश्नों को हम लोग जो है इस माध्यम से समझने वाले हैं। तो देखिए, बात यह है कि अगर वाकई में 2011 की जनगणना का आधार जब माना गया था, तो फिर 2024 में क्यों नहीं, है ना? 2024 में क्यों नहीं? और जब 2026 की जनगणना चल रही है तो इस समय लाने की जरूरत क्यों है? इसके पीछे कहीं ना कहीं जो मंशा नजर आती है वो जो है आप लोग भी इससे परिचित हैं। आइए हम लोग देखेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में। भारतीय लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू होने वाला है। 106वां संविधान संशोधन महिला राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा हमारे देश में। देखो, नारी सशक्तिकरण का अभिप्राय ही होता है कि जहां पर निर्णय लेने की उनको आज़ादी मिले और या तो निर्णय लेने में भागीदारी अगर उनकी सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि आरक्षण जो है हमेशा ये अफर्मेटिव एक्शन में लिया जाता है, सकारात्मक सुधार की प्रक्रिया इसे मानी जाती है और ये जो है बिल उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, निर्णय लेने की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा और यही तो असली सशक्तिकरण है। भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए? जैसे एसटी एसटी का रिजर्वेशन था, वो भागीदारी को सुनिश्चित करने था। यहाँ पर जो हमारे देश की जो विधायिकाएं हैं, यानी राज्यों की विधायिका, केंद्रीय विधायिका, उन विधायिका में रिजर्वेशन दिया गया कि जिससे जो भी नीति बने, जो भी संशोधन हो, जो भी नियम बने, कानून बने, उनमें जो है उस विशेष वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, जो वर्ग जो है सदियों से वंचित रहा हो।
उसे अफर्मेटिव एक्शन के तहत जो है भारत में एक सुधारात्मक प्रक्रिया के तहत इस रिजर्वेशन को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। अब चूंकि संविधान सभा के जवाब पर हमारे देश में ये पावर है कि अनुच्छेद 368 के तहत हमारी भारतीय संसद संविधान संशोधन करके इस तरह के प्रावधानों को ला सकती है, और जो कि 2023 में ऐसा हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक ऐतिहासिक जीत सितंबर 2023 में हुई थी। वह ऐतिहासिक जीत, देखो, महिला आरक्षण बिल पहले से पारित हो चुका है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये एक्चुअल में सही माने में जो बिल अभी आया था वो था परिशमन बिल, और यही कारण था कि जो है सभी राजनीतिक दल जो है इसके सपोर्ट में नहीं है। आप अभी आगे देखेंगे कि राज्यसभा में यही देखिए लिखा है, राज्यसभा में 214 वोट पड़े थे पक्ष में, अब विपक्ष में 0, यानी राज्यसभा ने पूर्ण बहुमत से महिला आरक्षण बिल को पारित किया था, और लोकसभा ने जो है 454 वोट पक्ष में पड़े थे, मात्र 2 वोट जो है विपक्ष में पड़े थे, केवल 2 वोट विपक्ष में पड़े थे। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूर्ण बहुमत से इस बिल को पारित किया गया था। 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, जो कि 106वां अधिनियम बना जो है, यानी जब बिल कोई पारित हो जाता है तब उसे हम लोग एक्ट के अधिनियम के रूप में जानते हैं। तो ये स्थिति उद्देश्य का था नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर के समावेशी और जवाबदार लोकतंत्र का निर्माण करना, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने पार्टिसिपेट किया, सबने पक्ष में जो है वोट दिया था। फिर आज विपक्ष में क्यों, आज जो है उनको विलन क्यों बनाया जा रहा है, जबकि ऑलरेडी 2023 में जो है इस बिल को पारित कर दिया गया, सर्वसम्मति से पारित किया गया। आज विपक्षी दल जो है विलन क्यों बन गए? पक्ष जो है यानी सरकार हीरो बनना चाहती है और विपक्ष को विलन घोषित करना चाहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो है राजनीतिक मंशाएं हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो परिशमन बिल आने वाला है, वो जो मांग है कि जब 2026 की जनगणना ऑलरेडी जब चल रही है, उसकी रिपोर्ट आ रहा है दीजिए, उस रिपोर्ट के आधार पर नया परिशमन किया जाए, ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट में अभी जनगणना होगी और उसी के बाद परिशमन हो जाएगा, तो आगे जो है 25-30 साल तक जो लंबी प्रक्रिया अपनी चलती रहेगी, ये जो नया परिशमन है। अब इसके बाद जो है इस समय जो वर्तमान में जो हमारी 17वीं विधान लोकसभा है, इसमें कई राज्य विधानसभाएं जैसे कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व मात्र 10% है। और मजे की बात यह है कि हमारा जो महिला सांसदों का जो प्रतिनिधित्व की स्थिति में 193 देशों में हमारा स्थान 144वें नंबर पर आता है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अगर हम लोग बात करें कि हमारे देश से इस 144वें पोजीशन में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं की भागीदारी हमसे बहुत अच्छी स्थिति में है, जैसे कि अगर हम बात करें रवांडा की तो वहां पर 61% महिलाओं का पार्टिसिपेट है। क्यूबा की बात करें तो वहां पर 53% जो है, ये रवांडा जो कि अफ्रीकी देश है, क्यूबा जिसे हम लोग चीनी का कटोरा कहते हैं, उत्तरी अमेरिका का देश, वहां पर 3% महिलाओं की भागीदारी है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21% महिलाओं की भागीदारी है, और पाकिस्तान में भी भारत की तुलना में ज़्यादा है जो कि 20% है, और हमारे यहाँ जो नेशनल एवरेज है वो मात्र 8% है, और 17वीं जो हमारी लोकसभा है उसमें 15% है। कितना है? 15% है। यानी जिस देश को हम लोग सबसे गया गुजरा मानते हैं लोकतांत्रिक सिस्टम में, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, क्योंकि यहाँ पर कई बार तख्ता पलट हुए हैं, राष्ट्रपति शासन लगा है, तानाशाही रही है, पूर्ण उस पर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चला है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में 20% आपको महिलाएं दिख रही हैं। और भारत जो कि जब से भारत में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार हमारे यहाँ 17वीं लोकसभा का गठन हुआ, और उसके बावजूद भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो सिर्फ और सिर्फ 15% से भी कम स्थिति में है। ये एक चिंताजनक स्थिति है। यही कारण है कि हमको जो है इस तरह का बिल पारित करना पड़ता है, इस तरह का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान करने पड़ते हैं, संविधान में गारंटी के तौर पर ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं। इस बिल के पीछे जो महिला आरक्षण की कहानी है, स्टोरी है, उसका एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, क्योंकि इसके पहले अगर हम लोग देखें तो 1996 में एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार थी, और उसमें 81वां संविधान संशोधन लाया गया था। गीता मुखर्जी समिति को भेजा गया और लोकसभा में भंग होने से ये जो है रह गया। यानी
महिला आरक्षण की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? 1996 में होती है। कहाँ पर कब होती है? 1996 में पहला प्रयास किया गया और ये पहला प्रयास जो है पूर्ण रूप से विफल रहा। फिर जो 1998 में, 99 में, 2002 और 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो है इसको लाने का जो है प्रयास किया गया। और 12वीं और 13वीं लोकसभा में कई प्रयास किए गए, लेकिन आम सहमति के अभाव में यह भी क्या हो गया? विफल हो गया। फिर इसके बाद जो है 2008 और 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो 108वां संशोधन राज्यसभा में 186 मतों से पारित हुआ, लेकिन 2014 की लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह बिल भी समाप्त हो गया। अर्थात लोकसभा में यह बिल पारित नहीं हो सका। मात्र कहां पर पारित हो सका? राज्यसभा में ही सिर्फ पारित हो सका। तो लोकसभा में ये पारित नहीं हो सका था। और 2014 में जो है 17वीं लोकसभा का चुनाव हो गया और 16वीं लोकसभा भंग हो गई और उसके वजह से जो है यह बिल पारित नहीं हो सका। फिर 2023 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो है प्रयास होता है और नए संसद भवन में पहले विधेयक के रूप में पेश और दोनों सदनों में लगभग सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया। तो जो चीज ऑलरेडी पारित है उसको लेकर के अगर आपके बीच में अपवाद फैलाया जा रहा है, आपके बीच में भ्रम पैदा किया जा रहा है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी पारित है। समस्या सिर्फ क्रियान्वयन में है। अगर आपको आरक्षण देना तो 543 में ही दे दिए, 543 सीट पे ही 2024 में दे दिए होते। 24 में चुनाव थे तो 2011 के जनगणना का जब आधार बनाना था तो 2024 में ही इसे लागू कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये राजनीतिक एजेंडा जो है किस तरीके से चलेगा हमारे देश में, ऐसे ही चलते रहते हैं कहानियां। ठीक है, स्थानीय बनाम राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन 1992 में शुरू होता है और 1992 में 73वें 74वें संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए जो स्थानीय निकाय है, पंचायतों में, नगर निकायों में 33% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। अरे हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार जो लोकतंत्र का तीसरा जो बेस है, जहाँ से शुरुआत हो रही है विकेंद्रीकरण की, यानी ग्राम पंचायत से, नगर पंचायतों से, वहां पर 33% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया हमारे देश में। कब? 1992 में। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और संसाधनों का आवंटन और सरकार के जो है ये सब चीजें की गई। 2023 में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संविधान द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एसटी को जनसांख्यिकीय हिस्सेदारी के आधार पर आरक्षण, लेकिन महिलाओं के लिए कोई गारंटी नहीं थी। इसके लिए जो है 2023 में प्रयास किए गए और वो बिल पारित हुआ। एससी एसटी के लिए तो जो है स्वतंत्रता के बाद ही ये प्रावधान कर दिए गए थे, लेकिन महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो सकी, जो कि 2023 में जो है ये बिल पारित होने के बाद जो है सुनिश्चित किया गया था। हालांकि इसे अभी भी लागू नहीं किया जा सका। फिर इसके बाद जो है अगर हम लोग देखें तो वास्तविक और संवैधानिक स्थिति क्या है महिलाओं को लेकर के। सीटों की गारंटी की बात करें कि 2023 से पहले क्या था? कोई संवैधानिक गारंटी नहीं थी, लेकिन अब नारी शक्ति जब अधिनियम आ गया तो 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया। अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो आरक्षण नहीं था दिल्ली विधानसभा में, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी की विधानसभा में 33% आरक्षण 239 में संशोधन करके किया गया। आरक्षण की अवधि कितनी होगी? पहले तो कोई निश्चित ही नहीं था। अब जो है 15 वर्षों के संसद कानून द्वारा इसे बढ़ा सकते हैं, यानी 15 वर्षों के लिए ये महिला रिजर्वेशन जो है लागू होगा। फिर समय के साथ साथ इसे बढ़ाया जा सकेगा। सीटों का आवंटन स्वैच्छिक पार्टी टिकट, जो पहले कोई रिजर्वेशन था ही नहीं तो पार्टियां अपने हिसाब से टिकट देती थी, लेकिन अब जो है प्रत्येक परिश्रमण के बाद आरक्षित सीटों का रोटेशन किया जाएगा। यानी हर पार्टी के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि जहाँ रिजर्व सीट है महिला का तो फिर महिला ही कैंडिडेट खड़ी होगी। जैसे एसटी एसटी का जहाँ पर रिजर्व सीट होता है वहाँ पर एससी एसटी को ही चुनाव में खड़ा किया जाता है। कोटे के भीतर कोटा एक अंतर विभागीय दृष्टिकोण। देखो एससी एसटी के लिए इस बिल में ये प्रावधान किया गया था कि जो भी एससी एसटी की रिजर्व सीटें हैं लोकसभा की, उसमें जो है महिलाओं का उसी सीट में 33% रिजर्वेशन किया जाएगा, यानी 33% महिलाओं सीटें रिजर्व होंगी। जैसे महिलाओं के 33% आरक्षण एससी एसटी के लिए महिलाओं को उसी में एससी एसटी जो आरक्षण है लोकसभा में, जो कि अनुच्छेद 330 या 332 के समावेशन के तहत ही किया गया है, जो भी रिजर्व सीट है उस रिजर्व सीट में ही महिलाओं की भी सीटें रिजर्व कर दी जाएगी। जैसे मान लीजिए 80 सीट अगर एससी एसटी का है, एससी एसटी का, इस 80 सीट में ही महिलाओं को लिए, ठीक, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर 100 सीट मान लेते हैं, इसमें 33 सीट
एस सी एस टी महिला के लिए होगा। ठीक है, इसके लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, यानी जो ये रिजर्वेशन होगा वो उसी कोटे में महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा, जो कि अलग से मांग चल रही है अभी हाल ही में जो है राजनेताओं के द्वारा उठाए गए सवालों में। कार्यान्वयन की बाधा 2029 का जो मार्ग है, जो ये बिल है ये पारित क्यों नहीं, ये इसे लागू क्यों नहीं किया जा सका था, उसके 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। एक तो गेट 1 जो है इसका क्या था कि नई जनगणना अधिनियम के लागू होने के बाद प्रकाशित होने वाली पहली आधिकारिक जनगणना, जो कि जनगणना चल रही है। परिशीलन प्रक्रिया, जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नए परिशीलन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। फिर रोटेशन और लघुवन, परिशीलन के बाद सीटों का चिन्हीकरण और महिलाओं के लिए आरक्षण का पूर्ण सक्रियकरण जो है संभवतः 2029 के आम चुनाव में होने की संभावना जताई जा रही है। तो ये सब चीजें अगर नहीं हो पाई हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो जनगणना का जो बेस है, आधार है, वो 2011 न मान करके नई जनगणना को बेस लिया गया था। हालांकि फिर भी जो है सरकार इसे आनन फानन में ये परिशमन कराना चाहती है 2011 के जनगणना के अनुसार पर। परिशमन को समझना, परिशमन क्या होता है? एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए जनसंख्या में बदलाव के अनुसार लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों को फिर से तय करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परिशमन बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारे देश भारत में अगर परिशमन करना है तो भारत की जनगणना के बेसिस पर ही, ठीक, भारत की जनगणना के आधार पर ही ये परिशमन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो 543 सीटें हैं ये 1971 की जनगणना के आधार पर, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के कारण सीटों की संख्या 1971 में जब निर्धारित की गई थी 543, उसी को जो है अभी भी चल रहा है। अब 2026 की अगर जनगणना के आधार पर किया जाएगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, क्योंकि यह परिसीमन हमेशा जनसंख्या के बेसिस पर होता है, उत्तर भारत के जो राज्य हैं हिंदी भाषी राज्य, वहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा है। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, फिर बिहार आपका होगा, इधर पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ये जितने इधर जो है आपका महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, राजस्थान होंगे, ये सब बड़े आबादी वाले राज्य हैं, तो वहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा होगी। दक्षिण भारत में ये संकट हो सकता है क्योंकि वहाँ पर उस तुलना में आबादी नहीं बढ़ी है, क्योंकि वहाँ लिटरेसी अच्छी है, जागरूकता अच्छी है इसके प्रति उत्तर भारत की तुलना में। नया परिसीमन 2026 के बाद प्रस्तावित है। अब ये जनगणना होने के बाद जो ऐसा हो सकता है। प्रक्रिया की शक्ति, परिसीमन आयोग के आदेशों के कानून का बल प्राप्त होता है और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये परिसीमन आयोग जो है निर्वाचन आयोग के ही तरह इसका गठन होता है और ये जो है फिर अपना काम करके फिर इसके जब भी जरूरत होती तब ये फिर से नए सिरे से इसका गठन कर लिया जाता है। ठीक, परिसीमन और जनसांख्यिकी बहस, अगर हम लोग बात करें दक्षिण की चिंता क्या है, उत्तर का क्या पक्ष है। दक्षिण की चिंता यह है कि जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल को डर है कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से राष्ट्रीय राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व प्रभाव कम हो जाएगा। स्वाभाविक बात है कि अगर जनसंख्या के आधार पर होगा तो उसमें नेचुरली है कि कम हो जाएगा। उत्तर का पक्ष यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जनसंख्या वृद्धि के कारण एक सांसद लाखों अधिक नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। यानी इनका जो लोकसभा सीटें हैं ये इनके दक्षिण की लोकसभा सीटों की तुलना में, अगर जैसे मान लेते हैं कि दक्षिण की लोकसभा की सीटों में अगर एक लोकसभा में अगर यहाँ पर 3 लाख या 2 लाख लोग हैं तो उत्तर भारत की तो मान के चलिए कि 3 से 5 लाख हैं, यानी यहाँ पर एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं दक्षिण की तुलना में। तो नए परिसीमन में एक घटने की संभावना है। तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनकी चिंता ये है कि उनका राष्ट्रीय जो है राजनीति में पकड़ कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि वो सरकार को फिर जो है अगर इधर उत्तर भारत के ही राज्य से अगर सरकार का गठन हो सकता है तो दक्षिण भारत के सभी स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाएंगे नए सरकार के गठन में। संविधान का प्रस्ताव संविधान संशोधन विधेयक 2026 के तहत लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 550 से बढ़ा करके 850 करने का प्रस्ताव, ताकि किसी राज्य की मौजूदा सीटों में कटौती न करना पड़े। तो ये 850 जो अभी बिल आया था जो कि पारित नहीं हो सका नया परिसीमन का,
ठीक, उसके पीछे जो है यही सब तर्क थे जो विपक्ष का कि 2026 की जनगणना जब पारित जब आ जाए रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पर जो है अगर नया तरीके से परिशमन किया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अनसुलझे प्रश्न जैसे ओबीसी और अल्पसंख्यक आरक्षण की बात हो रही है, तो देखो अल्पसंख्यक आरक्षण तो वैसे भी संवैधानिक नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव उस तरीके का नहीं रहा है। ठीक है, मुस्लिमों जो है 750 वर्ष जो है शासन किए, ईसाई जो है लगभग 250 वर्ष शासन किए जो है, उसके पहले जो है बौद्धों का पूरा साम्राज्य रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, कनिष्क के समय में, तो उनका भी इतिहास मजबूत रहा है। इतिहास कमजोर अगर किसी का रहा है तो वो जो है जातिगत आधार पर रहा है। भारत में जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव किया गया, जाति के आधार पर ही आर्थिक भेदभाव किया गया था। यही कारण था कि भारत में जो अफर्मेटिव एक्शन जब आया, यानी आरक्षण जब आया, उनका प्रतिनिधित्व जब दिया गया तो उनको जाति के आधार पर दिया गया। तो जाति के आधार पर आरक्षण तो संभव है हमारे देश में, क्योंकि उसके आधार पर ही भेदभाव हमको नजर आता है। हाँ, अल्पसंख्यक समुदाय संख्या में कम है, इसलिए वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर राजनीतिक भागीदारी के तौर पर देखेंगे तब तो एक बार विचार हो सकता है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि उनके लिए अलग से मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि उनके भी मौलिक अधिकार, जो धार्मिक अधिकार है, सांस्कृतिक अधिकार है, उनका जो संरक्षण जो है वो राज्य की जिम्मेदारी दिए गए हमारे संविधान में। अनुच्छेद 26 से लेकर के 29-30 तक पूरे प्रावधान है। तो ये प्रावधान यही सुनिश्चित करता है कि उनके भी अधिकार, अल्पसंख्यक भले होंगे लेकिन राज्य जो है उनके संरक्षण के लिए काम करेगा, क्योंकि उनका मौलिक अधिकार है। विपक्ष का तर्क है कि समाजवादी पार्टी, राजद और एआईएम जैसे पार्टियां हैं कि मुख्य आलोचना यह है कि अधिनियम में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई अलग उप आरक्षण नहीं है। अर्थात महिलाओं में जो प्रतिनिधित्व की बात है, क्योंकि देखो हाँ, अब महिला के तर्क के आधार पर अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं रहा है जिसने महिलाओं के साथ न्याय किया हो, चाहे वो ईसाइयत हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन हिंदू परंपरा हो, चाहे बौद्ध परंपरा हो, ठीक, कोई भी जैन परंपरा हो, हर परंपरा में महिलाओं के अधिकार को लेकर के कहीं न कहीं वैसे ही दृष्टिकोण नजर आते हैं। बात अलग है कि तथागत बुद्ध ने अपने समय में महिलाओं को वो भी बौद्ध भिक्षु बनने का उसमें अधिकार दिए, लेकिन वो नज़रिया जो है भारत में नहीं मजबूत बताता। तो ये कहना कि एक तो पहले तो चैलेंज ये था कि पूरी 50% आबादी को प्रतिनिधित्व देना, अगर उसमें सामाजिक जाति के आधार पर, यानी ओबीसी जो कैटेगरी है वो जाति के आधार पर है, अगर इस कैटेगरी के बेसिस पर महिलाओं को और भी भेदभाव झेलना पड़ा है तो इस पर विचार होना चाहिए। एससी एसटी की जो महिलाएं हैं इनकी स्थिति और भी बदतर रही है। एक तो इनको जो है एक तो महिला होने का दंश इनको झेलना पड़ा है, और दूसरी इनकी उपेक्षा जो है एससी एसटी होने के कारण भी इनको उपेक्षा झेलनी पड़ी है। तो इनके प्रतिनिधित्व की मांग भी चल रही कि इस 33% रिजर्वेशन में इनके लिए भी सीटें रिजर्व किया जाए। ठीक है, चिंता क्या है? आलोचकों का मानना है कि इसके बिना आरक्षण का लाभ केवल शहरी और उच्च वर्ग शिक्षित महिलाओं तक सीमित रह सकता है, जिससे हाशिए पर रहने वाली ग्रामीण और बहुजन महिलाओं की आवाज़ संसद तक नहीं पहुंच पाएगी। 1996 की गीता मुखर्जी समिति ने भी ओबीसी कोटा की सिफारिश की थी। यानी पहली बार जो महिला रिजर्वेशन बिल जब आया था गीता मुखर्जी समिति की सिफारिश के आधार पर, उसमें भी ओबीसी कोटे की बात की गई थी, एससी एसटी कोटे की बात की गई थी। तो इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या इसके आधार पर, क्योंकि ये जो प्रतिनिधित्व लाना क्यों पड़ रहा है, प्रतिनिधित्व हमेशा उसी कमजोरी के कारण ही आता है। अगर कोई वर्ग कमजोर नहीं है वहां पर प्रतिनिधित्व का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, ये बात अलग है कि हमारे देश में ईडब्ल्यूएस आया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन 10% दिया गया, लेकिन ये बताओ आर्थिक आधार पर भेदभाव हुआ था क्या भारत में? आर्थिक आधार पर कोई पिछड़ गया था क्या? ईडब्ल्यूएस आने का मतलब है कि हम सीधे जो है क्या दे रहे हैं, रोजगार लाने का सिस्टम ला रहे हैं, जो कि आरक्षण कभी भी रोजगार के लिए नहीं आया था। रोजगार देने का उद्देश्य इसका नहीं था। इसका उद्देश्य हमेशा रहा है
कि जो तबका कमज़ोर रहा है उसके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए सरकार की पॉलिसी में, नियम में, कानून बनाने में, है ना, विधि विधान को बनाने में, प्रशासन में जहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं, उन सब में प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। ये जो है रोजगार देने का कोई प्रोग्राम नहीं है, और रिजर्वेशन से किसी भी वर्ग को 100% रोजगार दे पाना एक कतई संभव ही नहीं है, क्योंकि देश में इतनी सरकारी नौकरी नहीं है कि 3 करोड़ की नौकरी, लगभग 3 करोड़ की नौकरियों से पूरे देश की आबादी को रोजगार परक बनाया जा सके। चाहे 100% किसी वर्ग के लिए रिजर्वेशन दे दिया जाए, तब भी उसका कोई वर्ग का भला नहीं होने वाला है, ठीक, क्योंकि 3 करोड़ से ज़्यादा तो हर वर्ग की आबादी है ना, किसी एक विशेष वर्ग के लिए चिंता नहीं की जा सकती। फिलहाल इस पर विचार करना उचित होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इन जातिगत भेदभाव के आधार पर आर्थिक और सामाजिक, देखो हमारे देश में जाति जो है ऐसी है कि इसी के आधार पर सामाजिक स्थिति तय होती है और इसी के आधार पर आर्थिक स्थिति तय होती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसी के बेसिस पर आपको सामाजिक अधिकार मिले और इसी के बेसिस पर आपको आर्थिक अधिकार मिले। जैसे धन संचय करने का, सामाजिक जो है सम्मान का अधिकार अगर किसी विशेष वर्ग को दिया गया तो वो जाति के आधार पर दिया गया। अगर हम कहें कि जो आज की जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जिसे हम लोग श्रमण कह सकते हैं, इनको अगर सामाजिक अधिकार मिले और आर्थिक अधिकार मिले तो किस बेसिस पर? जाति के आधार पर। अगर SC ST OBC को भेदभाव झेलना पड़ा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोरी उनको झेलनी पड़ी, तो किसके आधार पर? जाति के आधार पर। तो संविधान सभा के लोग मूर्ख नहीं थे ना, संविधान सभा में केवल डॉक्टर अम्बेडकर ही तो थे नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर के तर्क से ही सब जो है प्रभावित हो गए। सब पढ़े लिखे लोग थे, सब बुद्धिजीवी लोग थे, और संविधान सभा ने उस समय से ये प्रतिनिधित्व दिया था कि जाति के आधार पर ही, क्योंकि जाति के आधार पर ये दोनों चीजें हुई थी, और आरक्षण का जो आधार होता है वो हमेशा सामाजिक और आर्थिक दोनों होता है। EWS जो है अगर वो सही माने में देखा जाए तो कतई वो तार्किक नहीं है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर होना एक अलग चीज है और सामाजिक रूप से कमजोर होना एक अलग चीज है। और दोनों आधार पर जो है भारत में आरक्षण लाए गए थे, जो कि सही भी था, ठीक। तो ये बात अलग है कि किसी की मंशा, अब जब सब जो है राजनीतिक दल इस पर विचार रख रहे हैं तो हम लोग उसमें कहाँ से विचार अलग से रख सकते हैं? देश का जो नेतृत्व है, देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो कि जो राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जब उनकी मंशा है तो फिर उसमें क्या बात है, ठीक है। क्योंकि देखो आर्थिक आधार पर रोजगार दिए जा सकते हैं, क्योंकि बेरोजगारी दूर करना क्या है, बेरोजगारी अभी हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी में कि ये कि आर्थिक और सामाजिक समस्या है। अब बेरोजगारी दूर कर सकते हैं हम लोग नौकरियों के माध्यम से, तो नौकरियां तो निजी क्षेत्र में भी दे सकते हैं हम लोग, गवर्नमेंट सेक्टर में भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरियां हैं उनको कटौती न करके उनको बरकरार रखा जाए, सारी चीज़ें व्यवस्था बनाई रखी जाए, क्योंकि देश की आबादी तो लगातार बढ़ रही है ना, तो शासन प्रशासन के बीच भागीदारी बढ़नी ही चाहिए, ठीक। फिर हम लोग जमीनी चुनौतियां और सरपंच पति सिंड्रोम, हमारे देश में जो जहाँ पर महिला आरक्षण लागू हुआ वहाँ पर एक नया सिस्टम जनरेट हो गया, वो प्रधान पति का, क्योंकि ग्राम प्रधानों में तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा हमारे देश में देखने को मिलती है कि जहाँ पर आपको प्रधान पति देखने को मिलते, यानी जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है तो सही मायने में कौन लोग कर रहे हैं? प्रधान पति भी कर रहे हैं। यानी जो पितृसत्ता है वो पितृसत्ता शासन नहीं करने देगी, महिलाओं को खुल करके नहीं आने देगी। यही डर जो सता रहा है कि 33% रिजर्वेशन आया तो बहुत सारे जो राजनीतिक परिवार हैं वो अपने घर की महिलाओं को चुनाव लड़ा करके पूरे सत्ता की चाबी अपने पास रखने का प्रयास करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रधान पतियों के माध्यम से इस बात को समझा जा सकता है। सशक्त नेतृत्व और नीति निर्माण जो है सरपंच पति और डमी उम्मीदवार की स्थिति हो सकती है। स्थानीय स्वशासन के अनुभव बताते हैं कि कई बार चुनी हुई गई महिलाओं को ओर से फैसले उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य लेते हैं, महिलाएं नहीं लेती। कानून पारित करना केवल पहला कदम है, पितृसत्तात्मक सोच और राजनीतिक दलों द्वारा केवल परिवार की महिलाओं को टिकट देने की प्रवृत्ति, वंशवाद को रोकना असली चुनौती है। ये जो बिल आ तो गया जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे रोका जाएगा, ठीक। ये महत्वपूर्ण बिंदु होगा आपके लिए, इसको कैसे रोका जा सकता है।
तो आने वाले समय में ये आपके निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक, तो उसको दृष्टिकोण से भी, पॉलिटी के दृष्टिकोण से, यूपीएससी के दृष्टिकोण, सारे दृष्टिकोण से आपको समझना पड़ेगा। संविधान सभा तक के आज तक का वैचारिक सफर क्या रहा है? संविधान सभा में महिलाएं जो थी, जिसमें कि सरोजिनी नायडू थी, हंसा मेहता जी थी, रेवका रे जैसी नेताओं ने शुरुआत में महिला के लिए आरक्षित सीटों का विरोध किया था। उनकी मांग पूर्ण समानता और मेरिट पर आधारित राजनीति की थी। ठीक है, तो महिला आरक्षण जो उस समय महिलाएं ही नहीं चाहती थी, जो संविधान सभा में थी। 75 वर्षों तक यथार्थ क्या था कि 7 दशकों तक अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया कि बिना संरचनात्मक हस्तक्षेप के भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हाशिए पर ही रहेगा। यह अधिनियम एक आवश्यक सकारात्मक कार्रवाई, यानी हम लोग 75 सालों में महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं दे पाए, क्योंकि 15% ज़्यादा दे नहीं पाए। अभी हमने देखा आपको कई देशों में यहाँ से भी ज़्यादा है, यानी पड़ोसी देश जिसको हम लोग सबसे लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सबसे निम्न कोटि का समझते हैं पाकिस्तान को, वहाँ पर भी 20% महिलाओं का प्रतिनिधित्व, हमारे यहाँ 15% से भी कम है। तो हम लोग जितना प्रतिनिधित्व देना चाहिए था उतना दे नहीं पाए। यही कारण है कि हमारे यहाँ ऐसे जो है बिल का प्रावधान की जरूरत पड़ रही है। दो क्रांतियों का संगम यहाँ पर होने, एक तो राष्ट्रीय क्रांति है कि औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और सामाजिक क्रांति ये होगी कि जन्म, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत होगा, कर पूर्ण समानता लाने का प्रयास किया जाएगा। इस भारतीय गणतंत्र का विजन रहा है, और इस विजन को पूरा करने में ये एक महत्वपूर्ण। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और संविधान निर्माताओं का स्पष्ट मानना था कि जब तक सामाजिक क्रांति महिला राजनीतिक सशक्तिकरण सहित पूरी नहीं होती, तब तक राष्ट्रीय क्रांति अधूरी है। नारी शक्ति अधिनियम इसी सामाजिक क्रांति से को संस्थागत स्वरूप देता है। ठीक है, ये जो है आपके सामने। तो आइए हम लोग देख सकते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम केवल एक कानूनी संशोधन नहीं है, ये भारत की आबादी को दर्शक दीर्घा से निकलकर नीति निर्माण के मुख्य मंच पर लाने का ऐतिहासिक संकल्प है। असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे राजनीतिक दल और समाज इस बदलाव को कितनी ईमानदारी से अपनाते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के सभा में ये बात कही थी कि संविधान अच्छा या बुरा इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे लागू करने वाले किस प्रकार के लोग हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा साबित होगा, अगर बुरे लोग आएंगे सत्ता में तो संविधान भी बुरा साबित होगा। वैसे ही यह अधिनियम भी अगर लागू होता है तो इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में भी लागू किया जाता है, यह यथार्थ रूप में। ये पूरा प्रोजेक्ट आपने समझ लिया। तो देखो मामला यहाँ पर जो अटका है वो परिसीमन को लेकर के है। ठीक है, और विपक्ष की मांग बिल्कुल जायज है कि 2026 की जब जनगणना आपके रनिंग में है, जनगणना इस समय चल रही है, वो भी डिजिटल जनगणना है, भारत की पहली जनगणना सीधे डिजिटल हो रही है। यानी जैसे आप डाटा फीड कर रहे हैं वो डाटा ऑलरेडी जो है कलेक्ट होता चला जा रहा है, उसको जो है डाटा कंप्लीट होगा तुरंत रिपोर्ट भी जारी कर दी जाएगी। तो ये फास्ट जनगणना भी है क्योंकि डिजिटल हो रही है। तो फिर ऐसे में इतनी जल्दबाजी क्यों है? और 2029 का लोकसभा चुनाव अभी काफ़ी समय है, तो इसमें भी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 26 की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद परिसीमन किया जाए, हमारे समझ से ज़्यादा बेहतर होगा। और हम इस पर जो है सर्वसम्मति से अगर इसे लागू करेंगे तो राष्ट्र हित में, देश के हित में, सबके हित में अच्छा साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।